हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा नागरिकता अधिनियम CAA 2019 को लागू किए जाने से संबंधित नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 17वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है। तो इससे संबंधित प्रश्न को हमने 17वीं बीपीएससी का जो हमारा पेड आंसर राइटिंग बैच है उसमें इससे संबंधित प्रश्न को हमने आंसर राइटिंग के रूप में वहां पर डिस्कस किया है। तो उसके मॉडल आंसर को मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप लोग इस टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से आगामी मुख्य परीक्षा को देखते हुए इसे तैयार कर लें। प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है? इस कानून को लेकर विवाद की स्थिति क्यों देखने को मिल रही है, टिप्पणी करें। यानी कि सबसे पहले आपको बताना है कि CAA 2019 क्या है और इसके बाद आपको बताना है कि इससे संबंधित विवाद की स्थिति क्यों है, इसको लेकर आलोचना का सामना क्यों करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो प्रश्न का फॉर्मेट तैयार करेंगे, फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन को लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद CAA 2019 के बारे में आप बताएंगे, इसकी क्या विशेषता है, इसे आप डिस्कस करेंगे। CAA 2019 क्यों लाया गया, आप इसे डिस्कस करेंगे और इसके बाद बताएंगे कि इसको लेकर विवाद की स्थिति क्यों है, यानी कि इसको लेकर किस प्रकार की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है या इसके विपक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का फॉर्मेटिंग होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहां मैं मॉडल आंसर को डिस्कस कर रहा हूं जो हमने करवाया है पेड आंसर राइटिंग बैच के अंतर्गत। ठीक है, पेड आंसर राइटिंग जो बैच है हमारा, उसके अंतर्गत एक लॉन्ग प्रश्न और एक शॉर्ट नोट्स पर डे कराया जाता है और हर 8 से 10 दिन के इंटरवल पर, लगभग 10 दिन के इंटरवल पर एक मेंस से रिलेटेड फुल लेंथ टेस्ट आयोजित कराई जाती है। ठीक है, तो आइए इसके मॉडल आंसर को मैं डिस्कस करता हूं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू किए जाने से संबंधित नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। यानी कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा CAA 2019 से संबंधित नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस कानून के पक्ष विपक्ष में तर्कों को स्पष्ट करते हुए समीक्षा करना आवश्यक है। यानी कि स्वाभाविक है कि CAA 2019 अगर लागू कर दिया गया है तो इसके पक्ष और विपक्ष दोनों तर्कों को हमें जानना है और इसके बाद एक निष्पक्ष रूप से हमें समीक्षात्मक मूल्यांकन करना होगा। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 के तहत अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। नागरिकता मुख्यतः संघ सूची का विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। इसी के संदर्भ में दिसंबर 2019 में संसद के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया है। देखिए, आप जानते होंगे कि भारत में नागरिकता संबंधी जो विषय है वह संघ सूची के अंतर्गत आता है और संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को प्रदान किया गया है। और इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद के द्वारा दिसंबर 2019 11 दिसंबर को देखेंगे लोकसभा के द्वारा पारित किया गया। 12 दिसंबर को आप देखेंगे कि राज्यसभा के द्वारा भी इसे पारित कर दिया गया और इसके बाद माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति इसे प्रदान की गई। राष्ट्रपति के द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई, तब से जाकर इसे लागू करने को लेकर कयास जारी थे और ऐसा माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के पूर्व इसे लागू कर दिया जाएगा। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा इस संदर्भ में नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। ठीक है, तो नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है और किस प्रकार से इस अधिनियम को केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया, यहां पर डिस्कस कर दिया गया। अब प्रश्न का पहला सेक्शन CAA 2019, उसके महत्वपूर्ण प्रावधान कौन कौन से हैं इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। कुछ शर्तों को CAA 2019 के तहत कुछ शर्तों को पूरा करने वाले उत्पीड़ित प्रवासियों को अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इसके तहत जो भी
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़ित प्रवासी हैं उनको भारत में अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। हालांकि पहले नंबर पे आप लोग इस पॉइंट को लिखें और उसके बाद ये दूसरे नंबर पे इस पॉइंट को आप लोग लिखेंगे, ठीक है। आंसर लिखने के दौरान हमें इतना ध्यान नहीं रहा, लेकिन आप लोग इसे सुधार ले। जो भी नोट्स बनाए पहले नंबर पे आप लोग इसको कर दे और दूसरे नंबर पे इसे। CAA में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 गैर मुस्लिम समुदायों, गैर मुस्लिम समुदाय मतलब मुस्लिम के अलावे जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाने की बात कही गई है। यानी कि CAA 2019 के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो 6 गैर मुस्लिम समुदाय हैं जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, इनको धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी और इन्हें ही उत्पीड़ित प्रवासी जो है इन तीनों देशों के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनके उत्पीड़ित प्रवासियों को इस अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। इसके तहत वैसे सभी शरणार्थी जो 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले भारत में प्रवेश कर गए हों उन्हें अवैध अप्रवासी नहीं माना जाएगा। यानी कि एक डेडलाइन, सीमा निर्धारित कर दी गई है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से यहां आए उन्हीं शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी जो या तो 31 दिसंबर 2014 या इससे पूर्व भारत की सीमा में प्रवेश कर गए हों, ठीक है। 6ठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों या इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है। जो नॉर्थ ईस्ट में जो संवेदनशील क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, इनर लाइन परमिट में जो क्षेत्र आते हैं उनको इस नागरिकता अधिनियम CAA 2019 से बाहर रखा गया है। और आप देखेंगे कि इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत एक याचिका भी दायर की गई है। 2-3 दिन पहले उसका आर्टिकल कटिंग हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर प्रोवाइड करा दिया था। इन सभी प्रवासियों के खिलाफ अवैध प्रवास या नागरिकता के संबंध में कानूनी कार्यवाही बंद कर दी जाएगी। यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भी अवैध प्रवास या नागरिक वहां से यहां आए हैं उनके खिलाफ अगर किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई चल रही होगी तो उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। इस अधिनियम के तहत नागरिकता के प्राकृतिककरण की अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। इसके तहत इन 6 समुदाय के सदस्यों को विदेशी अधिनियम 1946 तथा पासपोर्ट अधिनियम से भी मुक्त रखा गया है। इस प्रकार नागरिकता संशोधन अधिनियम विभाजन के पश्चात उत्पन्न धार्मिक भेदभाव की स्थिति तथा पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे उत्पीड़न की समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया है CAA 2019 के माध्यम से। हालांकि इस अधिनियम की आलोचना भी व्यापक स्तर पर की जा रही है और स्पेशली इसकी टाइमिंग को लेकर आलोचना की जा रही है कि जब लोकसभा का चुनाव जो है वह एकदम निकट है, हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। चुनाव से संबंधित नोटिफिकेशन भी जब जारी किए जाने को लेकर चर्चा चल रही थी, उस दौरान केंद्र सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा इसको लागू किए जाने से संबंधित नोटिफिकेशन को जारी किया गया। तो ऐसी स्थिति में इसके राजनीतिक जो निहितार्थ है वह निकाला जाना स्वाभाविक है और अक्सर विपक्षी दलों के द्वारा आरोप लगाया जा रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल के द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीति में जो निहित स्वार्थ है उसके लिए इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा, CAA 2019 से संबंधित सभी इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों को हमने डिस्कस किया। अब नंबर है इसके विपक्ष में पॉइंट को देखने का कि इसकी आलोचना किन किन तर्कों के आधार पर की जाती है। उसके पहले एक नोटिस, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी आप लोग ज्वाइन कर लें, जहां पर BPSC की तैयारी से संबंधित सभी कंटेंट जो है वह एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करा दिया जाता है। आइए CAA 2019 से संबंधित विपक्ष के तर्कों को हम लोग देखते हैं। यह कानून असम समझौते 1985 के तहत वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन करता है। यह कानून विशेष रूप से धर्म के आधार पर अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है, जो भारत की समसामयिक संस्कृति, भारत की जो धर्मनिरपेक्ष
प्रकृति है उसका उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को यहाँ की नागरिकता देने की बात करता है। गैर मुस्लिम यानी कि धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं इसमें चिन्हित किया गया है नागरिकों को, शरणार्थियों को, जो कि भारतीय धर्मनिरपेक्ष की जो प्रकृति है, भारतीयता की जो प्रकृति है धर्मनिरपेक्षता की, उस पर सवाल खड़े करता है और उसका उल्लंघन करता है। अगला, कई राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा सत्तारूढ़ दल पर राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इसे क्रियान्वित किए जाने की बात कही जा रही है। अभी हमने बताया चूंकि लोकसभा चुनाव संपन्न होने को है, लोकसभा चुनाव जब नोटिफिकेशन जारी किया जाना था तो उसके 1 से 2 दिन पूर्व केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया। तो स्वाभाविक है कि किसी के द्वारा इसके राजनीतिक फायदे, नफा नुकसान क्या होंगे उसके बारे में सवाल खड़े किए जाएंगे। यह भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 14 से 18 समानता के अधिकार का वर्णन करता है और इसके अंतर्गत चूंकि धर्म के आधार पर भेदभाव की बात कही जा रही है, गैर मुस्लिमों को यहां पर यहाँ की नागरिकता प्रदान करने की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। कई आलोचकों के द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति व बहुलवादी परंपरा को इस अधिनियम से खतरा व नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की बात की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो हमारी पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्वी जो पहले से एक संवेदनशील क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, वहाँ की जो समसामयिक संस्कृति है, वहाँ की जो बहुलवादी परंपरा है, वह कहीं ना कहीं खंडित होने का उसे खतरा है। अवैध प्रवासियों को नागरिकता का दर्जा दिया जाना भी अपने आप में एक विरोधाभासी व अतार्किक निर्णय साबित हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में CAA से संबंधित सकारात्मक पक्ष को देखा और उसके बाद CAA से संबंधित क्या विपक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं उसे यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। उपर्युक्त विवेचनों से यह स्पष्ट है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के पक्ष एवं विपक्ष में अनेक तर्क दिए जा सकते हैं। केरल, बंगाल जैसे राज्यों के द्वारा काफी मुखर होकर इसके विरोध में आवाज उठाया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में भी इसकी वैधता को लेकर चुनौती दी गई है और हाल ही में आपने देखा होगा बंगाल के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि CAA 2019 को बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। वहीं केरल की जो सरकार है वह अपने राज्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं CAA को लेकर, वैधता को लेकर चुनौती दी गई है कि CAA कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट जो है वह उसकी वैधता को लेकर सुनवाई करे। ठीक है, तो केरल, बंगाल जैसे राज्यों के द्वारा और विपक्षी दलों के द्वारा भी इसके विरोध में काफी मुखर आवाज उठाया जा रहा है और सर्वोच्च न्यायालय में भी इससे संबंधित PIL दायर कर दी गई है। केंद्र सरकार के द्वारा इसे लागू किए जाने से पूर्व राजनीतिक सहमति बनाए जाने का प्रयास किया जाना सार्थक कदम साबित होता है। इसके बावजूद मानव कल्याण की दृष्टि से यह अधिनियम एक सकारात्मक कदम है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि केरल सरकार के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, बंगाल सरकार के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और अधिकांश विपक्षी दलों के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को क्या चाहिए था कि राजनीतिक नफा नुकसान के बजाय देश के हित में, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट, नेशन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को चाहिए था कि सभी विपक्षी दलों के साथ एक टेबल पर बैठकर मीटिंग की जाए इस संदर्भ में और उसके बाद आम जनमानस में जागरूकता को उत्पन्न करते हुए इसे लागू किया जाना चाहिए था। और टाइमिंग को लेकर जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के तुरंत पूर्व ही इसे लागू किया जाना कहीं ना कहीं राजनीतिक जो सत्तारूढ़ दल है उसकी राजनीतिक इंटरेस्ट को दर्शा रही है। तो इस प्रकार से भले ही कोई कितना अच्छा कानून हो, अगर उसे राजनीतिक इंटरेस्ट की दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो यह नेशन इंटरेस्ट के हित में अच्छी साबित नहीं होगी। तो केंद्र सरकार को एक टेबल पर बैठकर इस पर चर्चा की जानी चाहिए थी, उसके बाद इसे लागू किया जाना चाहिए था। तब कहीं ना कहीं इस कानून की सार्थकता और अधिक अच्छी प्रतीत होती और उसकी स्वीकार्यता भी आम जनमानस में देखने को मिलता। ठीक है, तो इस प्रकार से CAA से संबंधित इसका मॉडल आंसर फिनिश हुआ। एक इसका शॉर्ट नोट्स भी है, लेकिन शॉर्ट नोट्स को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। यह टॉपिक जो है काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है और आने वाले समय के लिए आप देखेंगे कि चूंकि हाल ही में इसे जारी किया गया है नोटिफिकेशन इसको इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित, तो 70वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक यह साबित हो सकता है। ठीक है, तो इसके हर एक एंगल को आप लोग अच्छे तरीके से डिस्कस कर ले। इससे संबंधित कई सारे आर्टिकल को हमने पहले ही टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया है, उन सभी को अगर आप मर्ज करके तैयार करेंगे तो काफ़ी आपका बेहतरीन और एक रिच मटेरियल आपका तैयार हो सकेगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। शीघ्र एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।